Hello students, welcome to Sabit Academy. This is Sunita Sabit here and we have started with class 9 substances in common use topic. Yes, students under substances in common use हमने देखा कि हाउ कम जो हम डे टू डे लाइफ में डेली बेसिस पे यूज़ करते जा रहे हैं उन सब्सटेंसेस का एक्चुअली इम्पैक्ट क्या है ना, बना किन चीज़ों से है एंड व्हाट ऑल इट्स यूजेस एंड ऑल. यस, तो स्टूडेंट्स हमने देखा हाउ कम कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड and various other salts, along baking soda, washing soda, soap, cleansing agents, and various other things we have seen under the first sessions. Yes, so now we'll be just having a look into the further remaining part of the lesson, that is substances in common use, and under that we'll be looking into various radioactive substances, and under that we'll be looking into various radioactive services. Under radioactive services, we will be just having a look into the radioactive radiations, radioactive element radiations, how come the radiations are being found and by whom and so on. Then we will see what are the some chemical uses which we use it in our day-to-day life. जैसे कि food colors, hair dyeing colors जो कि artificial colors है. फिर हम टेफ्लॉन कोटेड बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, सो भाई टॉपिक का नाम ही है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़, तो कॉमन यूज़ आ रही है मतलब वही देखेंगे. फाइन, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर द सेशन 2. Let's have a look into it. Radioactive substances. Now, what is radioactive substances is all about? Radioactive substances are the elements. Okay. Sorry. Radioactive elements are the substances which have got high atomic number. Yes, atomic number. And such as यहाँ पे examples हैं जैसे कि radium, यूरेनियम एंड थोरियम. यस, ये आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है, दिस इज जस्ट माय असम्पशन, माय वे ऑफ प्रेजेंटेशन. या सो इट्स रेडियम, ओके, 88 एटॉमिक नंबर है. यूरेनियम एटॉमिक नंबर इज 92 एंड थोरियम इट्स एटॉमिक नंबर इज 90. यस स्टूडेंट्स, these members they have got a property of spontaneously emitting invisible, okay, spontaneously, बहुत ही quickly they radiate invisible and high penetrating as well as high energy radiations. Okay, बहुत ही quickly invisible rays radiate करते हैं जो कि उसमें penetration power बहुत ज़्यादा है as well as energy भी बहुत ज़्यादा. Yes, energy along with high energy will lead into a high penetrating power. Yes, so this property of such substances are said to be radioactivity. अच्छा, radioactivity तो एक प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को जो एलिमेंट्स होल्ड कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. यस, करेक्ट. सो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स यहाँ ऐसे तो काफ़ी सारे हैं और हमने सिर्फ यही एग्जाम्पल्स लिए, स्ट्रॉन्टियम है एंड सो ऑन. सो रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, स्ट्रॉन्टियम्स, दीज आर रेडियोएक्टिव मेंबर्स. और रेडियोएक्टिव मेंबर्स की एक और खासियत ये है कि उनकी जो न्यूक्लियस होती है वो अनस्टेबल होती है. ठीक है, यस, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है. एंड इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं अंडर लोअर स्टैंडर्ड्स, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि हाउ कम इसका रेडियस स्ट्रक्चर कैसा है और ये अनस्टेबल क्यों होती है एंड सो ऑन. ओके, सो रेडिएशन अकर्स फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस. अच्छा, क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियस है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है एंड दैट्स द रीजन दे एमिट रेडिएट. ओके, they emit radiations or this is the major rule or the major phenomena of radiations. Yes, this 3 types of radiations followed by the radioactive members. First is alpha, second is beta and the third is gamma. Yes, alpha, beta and gamma. तो 3 टाइप के रेडिएशंस हैं. अच्छा, तीनों टाइप के रेडिएशंस हमने देख लिए कि अल्फ़ा, बीटा, गामा कहा जाता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये दे रही है. फाइन, बट स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसको किसी ने डिस्कवर तो किया होगा. यस, द वन हु हैज एक्चुअली डिस्कवर्ड द रेडिएशंस फ्रॉम एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ ऑफ 2 टाइप was being distinguished by him. His name is Ernest Rutherford. Okay, Ernest Rutherford was the first person to see that
radioactive elements are radiating, and the radiations are of two types, that is alpha and beta radiations. Yes, but as I told you there are three types of radiations. Okay, दो तो इन्होंने बता दी, तीसरा yes obviously कोई और एक member है whose name is Paul Willard. Okay, Paul Ulrich Willard is the name of the scientist who said रेडियोएक्टिव मेंबर्स जो है सिर्फ और सिर्फ दो नहीं, तीन रेडिएशंस देती है. ओके, सो द थर्ड वन इज gamma radiations, alpha, beta and gamma. Okay, so he was the person to give us an introduction about gamma radiations. So the rays, अच्छा भाई alpha, beta, gamma, ये जो rays emit कर रही है radioactive element, तो ये radioactive elements जो radiate कर रही है, इनको डिस्कवर तो किसी ने किया, बट ऑब्वियसली डिस्कवर करते वक्त उन्होंने देखा होगा ना कि भाई कैसे रेडिएट हो रहा है, किस तरह से, मतलब प्रूफ भी देना होता है नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ हवा में कह दी, इट्स नॉट सो, तो दे हैव टू गिव प्रूफ. तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए आपको अल्फ़ा बीटा गैमा रेस कैसे पता चलेगा, बेस्ड ऑन अ सेटअप. ठीक है, एक रिएक्शन का सेटअप है. ओके, तो देखिए व्हाट हैपेंस हियर इज, हमने एक लेड ब्लॉक लिया और लेड ब्लॉक में एक होल में हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा. ओके, सो दैट होल में क्या हो, जब भी वो रेडिएट करेगी तो उनका जो डायरेक्शन है वो एमिटिंग डायरेक्शन जो है सेम. ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी होल है कहीं से भी एमिट हो जा रहा है, इट्स नॉट सो. फाइन, सो दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्टार्ट्स एमिटिंग इट्स रेडिएशंस, और यहाँ पे हमने एक वुडन ब्लॉक लिया हुआ है, उसमें एक स्लिट है, छोटा सा मतलब होल है, उसी से वो रेडिएट करना शुरू करेगी. और फिर हमने क्या किया है, वी हैव समहाउ अरेंज्ड द रेस radiated from the radioactive substance, okay, to pass through an electrical field. Okay, electrical field के लिए what we have done, we have taken two electrical charge plates, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव ले लिया. ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि एक तरह का इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाएगा. ओके, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होते ही ये भाई अपने डायरेक्शंस अगर हो रहे हैं तो डिविएट करने की कोशिश करेंगे. फाइन, और ये जाएंगे कहाँ पे, these radiations will be held to the photographic plate. तो स्टूडेंट्स हमने सेटअप देख लिए, भाई देखते हैं कि होता क्या है. फाइन, सेटअप देख ले कि भाई किस तरह लेड ब्लॉक में रेडियो एक्टिव मेंबर है, फिर हमने उसे पास ऑन किया एक स्लिट के थ्रू, विद इन पास ऑन किया थ्रू एन इलेक्ट्रिकल फील्ड और एंड फोटोग्राफिक प्लेट, और ये जाके कहीं ना कहीं ये टकराते हैं. फाइन, तो टकराने की जो बात है, कहीं ना कहीं पे तो गिरेगी ना ये रेस, कहीं ना कहीं तो जाके टकराएगी. येस, सो इट वाज फाउंड दैट रेडिएशन वाज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. नाउ व्हाट आर दोस? सो वन टाइप ऑफ रेडिएशंस व्हिच इज सीन दैट स्लाइटली, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड था स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में जो रेडिएशंस निकल रही थी वो रेडिएशंस की डाइवर्शंस हो गए. येस, सो वन टाइप ऑफ रेडिएशंस व्हिच इज डाइवर्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज की तरफ जो स्लाइटली बेंडेड है उसे हम कहेंगे अल्फा रेस. जो पॉजिटिव की तरफ बेंडेड होगी दैट विल बी कॉल्ड एज बीटा, एंड विदाउट डेविएशन रे विल बी कॉल्ड एज गैमा. सो हाउएवर द थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन डिड नॉट डेविएट एट ऑल इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड. फर्स्ट क्या हो गया, नेगेटिव की तरफ, सेकेंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट की तरफ डिविएट होगा, मतलब बेंड डाउन होगा थोड़ा सा, है ना, झुकने की तरफ, झुकना, बेंड डाउन होना, डिविएट होना उसका मतलब होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स द रेस विच डिविएट slightly towards the negatively charged plate are said to be alpha rays, whereas the substantially towards the positive charged plate are said to be beta rays, whereas those which do not deviate at all are called to be the gamma rays. Okay, देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ जो बेंड हुआ उसे हम कहेंगे बीटा, नेगेटिव की तरफ जो बेंड हुआ उसे हम कहेंगे अल्फा, और जो बिना डेविएशन के आया सीधा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकला, भाई सीधा जा रहा है, उससे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज सेड टू बी अ गैमा रेस. सो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट हाउ कम दिस रेडियो एक्टिव रेडिएशन टेक्स प्लेस. यस, सो यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, भाई हमने देख लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहाँ से निकला, किसने एक्सपेरिमेंट जो दी वो भी देख ली. यस, सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स आर सच मेंबर्स विच हैव गॉट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. ओके, डिफरेंट, ओके आई विल राइट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर.
एटॉमिक नंबर इज सेम. ओके फाइन. तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर इज ऑल्सो 1, है ना. फाइन, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन है. whereas अगर आप आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर तो 1 है, whereas एटॉमिक मास नंबर जो है वो 2, बिकॉज उसमें एक प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन. ठीक है, ऐसे अगर एक न्यूट्रॉन का एडिशन हो गया तो वो आइसोटोप हुआ. फाइन. अब ट्रिटियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर इज 1 बट एटॉमिक मास नंबर इज 3, दैट इज इट्स प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स. ओके, p प्लस 2 न्यूट्रॉन्स. यस, तो p प्लस 2 न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर हो गया 3, सॉरी एटॉमिक मास नंबर हो गया 3, बट स्टिल है तो वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ही. ओके, तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. तो ये होते हैं आइसोटोप्स स्टूडेंट्स. तो अगर आपको पता होगा तो भी इट वाज जस्ट अ रिविजन. तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी ऐसे ही हैं, स्ट्रोंटियम 85, स्ट्रोंटियम 90 एंड सो ऑन. काफ़ी सारे आपको मिलेंगे. सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज साइंटिफिक रिसर्चेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिसिन एक्सेट्रा. काफ़ी सारे जगहों पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के यूजेस हैं. यस, सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की जो यूसेजेस हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन 2 टाइप्स. 2 मेथड्स हैं इसके यूज़ करने के. एक तो आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ही यूज़ करिए एज इट इज़. ठीक है, जैसे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें अगर यूरेनियम, फाइन, तो यूरेनियम को आप एज इट इज़ यूज़ करिए. यूरेनियम के आइसोटोप्स को आप कहीं भी यूज़ करिए. मतलब सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के यूसेज की बात हो रही है. whereas दूसरा है कि उसके रेडिएशंस को यूज़ करिए. जैसे कि अगर मेरे पास कोई 1, 2, 3 ऐसे फ्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और जिनके रेडिएशंस मैच करते हैं तो हम उनके रेडिएशंस को यूज़ कर सकते हैं. या फिर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली एक एलिमेंट के सिंगल रेडिएशंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ये रहा सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूजेस बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट स्टेप्स. यस, तो स्टूडेंट्स अगर यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की अगर हम बात करें इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यस, तो एग्रीकल्चरल में ज़रूरत क्या होती है स्टूडेंट्स? भाई ज़रूरत होती है ना, होती है क्या? यस, होती है. There is a requirement of radioactive isotopes in the field of agriculture. Yes, why so? Students, जब हम field of agriculture की बात करते हैं तो that means काफ़ी तरह के modernization techniques आ गए हैं just to improve the yield or just to enhance the shelf life of crops and all. Yes, तो इन्हीं सब बातों से related होता है field of agriculture में यूसेजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. अगर हम बात करें जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, कुछ ऐसे सीड्स की जिसकी प्रॉपर्टीज़ लाइक फास्ट ग्रोथ है, हायर प्रोडक्टिविटी है, ओके एक्सेट्रा, कैन बी मॉडिफाइड बाय मीन्स ऑफ रेडिएशंस. अगर मुझे किसी क्रॉप की, किसी सीड्स की अगर ग्रोथ बढ़ानी है, ओके प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो भाई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ज़रूरत पड़ेंगी. यस, नेक्स्ट इज द सेकेंड यूसेज इज the radioactive isotopes. cobalt 60, isotope cobalt 60 is used for food preservation. Students, कभी कभी हम फूड फैक्ट्रीज में जो बनती है, ओके एक साथ बनकर, भाई एक बनता है एक बिकता है ऐसा तो नहीं है, है ना. एज ऑफ लाइक द स्ट्रीट साइड वेंडर हु इज सेलिंग डोसाज और इडली, लाइक समथिंग लाइक दैट, कि भाई एक बैच पे बनाया, बेचा और फिर दूसरे बैच पे बनाया. इट्स नॉट सो. सो कंपनीज जो बनाती है फूड, ओके जो पैकेज फूड मटेरियल्स एंड ऑल, उनको भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व करना पड़ता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस एंड सो ऑन. तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी कोबाल्ट 60 यूज़ होता है. नेक्स्ट इज ऑनियन पोटैटोज. ऑनियन एंड पोटैटो स्टूडेंट्स, ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन के वक्त काम आता है कि अजम्पशन जो क्रॉप्स हैं पोटैटोज एंड ऑनियंस ग्रो हो गए अच्छे से, नाउ आई हैव टू स्टोर इट इन माई गोडाउन्स. यस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर जब भी मतलब एज ऑफ लाइक आई एम अ वेंडर एंड आई हैव टू सेल दोज प्रोडक्ट्स इन टू द मार्केट, बट आई वोंट बी जस्ट ओपनिंग द गेट्स कि भाई इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और सब साथ में बेचने के लिए निकाला. इट्स नॉट पॉसिबल ना, हम थोड़ा थोड़ा बेचते हैं. यस, तो स्टूडेंट्स इनको स्टोर करना है, या फिर फार्मर्स जहाँ से ग्रो कर रहे हैं उन्हें कहीं ट्रांसपोर्ट करना है. तो अगर ये ऑनियंस एंड पोटैटोज जो है अगर स्प्राउट होने लग गए ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा, ख़राब है. कोई स्प्राउटेड ऑनियन और स्प्राउटेड पोटैटोज तो नहीं खरीदेगा. यस, तो इसे क्या किया जाता है? दे आर बीन इरेडिएटेड विद गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 टू प्रिवेंट देयर स्प्राउटिंग्स. यस, स्प्राउटिंग ना हो इसीलिए उनको कोबाल्ट 60 गैमा रेज से
इरेडिएट किया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्टियम 90 इज यूज्ड एज अ ट्रेसर इन द रिसर्च ऑफ वेरियस क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, ट्रेसर, ओके, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्टियम 90 ट्रेसर की तरह यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी सैम्पल के ऊपर चाहिए होता है कि हम उसका एक्सपेरिमेंट करें, हम उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करें। यस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्टियम 90 इज ऑल्सो एक्चुअली एक्टिंग एज अ ट्रेसर, मतलब एक सैम्पल लाइक एनवायरनमेंट जहाँ पे हम जो क्रॉप्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर, हम वो टेस्ट कर सके। ओके, सो दैट्स द रीजन इट इज सेड टू बी अ ट्रेसर। नेक्स्ट इज, ये तो देखा हमने फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, बट क्या मेडिकल साइंस में भी इसका काफ़ी यूसेजेस हैं? यस, ट्रिमेंडस यूसेज। यस, सबसे पहले बात करें अगर पॉलीसाइथेमिया, ओके, पॉलीसाइथेमिया मेडिसिनल यूज़ है ये। अच्छा, पॉलीसाइथेमिया में होता क्या है? जो हमारा आरबीसी सेल काउंट है स्टूडेंट्स, नॉर्मल ब्लड सेल्स में मेल एंड फीमेल में ये डिफर करता है। मेल में काफ़ी ज़्यादा होता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर और फीमेल्स में कम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। फाइन, तो ये जो आरबीसीज काउंट है ये इंक्रीज हो जाता है जब भी, तो उस बीमारी को, उस डिजीज़ को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। फाइन, सो व्हेनेवर देयर विल बी एन इंक्रीज इन आरबीसी काउंट देन द disease is said to be polycythemia. Fine, so phosphorus 32 is used in its treatment. भाई काउंट को लेवल करने के लिए phosphorus 32 यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बोन कैंसर। या नेक्स्ट इज बोन कैंसर। स्टूडेंट्स, बोन कैंसर भी एक तरह की बीमारी है। यस, आई डोंट थिंक सो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े कि बोन कैंसर भाई एसोसिएटेड विद बोन है। यस, सो स्ट्रॉन्टियम 89, 90, 153, सेमेरियम 153, रेडियम 223, ये सब काफ़ी सारे आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर में यूज़ होते हैं। यस, नेक्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब काफ़ी ज़्यादा, ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब हाइपर एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रीशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स, एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स, वेट लॉस इन स्पाइट ऑफ एन एपेटाइट, मतलब काफ़ी अच्छा एपेटाइट है उसका बट फिर भी वेट लॉस हो रहा है। यस, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, यस, आर द सिम्टम्स ऑफ hyperthyroidism. Now it occurs, अच्छा ये होता क्यों है भाई? It occurs because due to the overproductions of hormones by the thyroid gland. ठीक है, overproduction of glands, by overproductions of hormones. Normal body, see the one who has created our body is a very brilliant minded person. Yes, brilliant students, हर चीज़ अपने हिसाब से बैलेंस्ड होनी चाहिए। एक भी ऊपर नीचे होती है तो इट विल बी अफेक्टिंग द अदर, इट विल बी लीडिंग इनटू अ वेरियस डिजीजेस, वेरियस अनकम्फर्टनेस। यस, तो स्टूडेंट्स, हर चीज़ का बैलेंसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये हमारे हाथ में है क्या? यस, 110% इट इज़ इन आवर हैंड। फाइन स्टूडेंट्स, होता क्या है इससे? 100% इट इज़ इन आवर हैंड। यस, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव अ हेल्दी डाइट, वी कैन हैव एन हेल्दी डाइट, वी कैन हैव अ प्रॉपर स्लीप, वी कैन डू एक्सरसाइज रेगुलरली। तो ये सब क्या है भाई? बॉडी को ठीक रखने के तरीके। यस, so students, iodine 123 is used in the treatment of hyperthyroidism. yes, तो iodine 123 students lower standards में भी देखा होगा, goiter iodine deficiency की वजह से होता है, यहाँ पे गला सूज जाता है ना। yes, गला सूज जाता नहीं, मतलब वो बहुत ही swollen दिखता है यहाँ पे। okay, तो that is said to be hyperthyroidism. next is फोर्थ वन इज ट्यूमर डिटेक्शंस। यस, ओवरऑल बॉडी में कहीं पे भी ट्यूमर हो, ब्रेन ट्यूमर, कहीं पे भी ट्यूमर हो, ये डिटेक्ट कर सकता है। दैट इट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। नाउ दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से हैं? बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन ट्यूमर्स। यस, whereas arsenic 74 is used in the detections of tumor in the body. as I told you कि overall body में कहीं पे भी tumor हो, आप उसे detect कर सकते हैं with the help of radioactive isotopes. arsenic 74 overall body के लिए, boron 10, iodine 131 and cobalt 60 are used for detecting the tumors in brain. yes, so these were the uses in the field of agriculture and medicines, and ऐसे काफ़ी सारे हैं, तो दो चार याद रखने की कोशिश करिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज हजार्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिव।
members, hazards of radioactive substances. Now hazards means उसके disadvantages या उसके harmful effects. Now ये जो भी radioactive radiations हैं students, alpha, beta, gamma rays, इन सब का effect जाता है total सबसे पहले हमारे CNS पे, that is central nervous system. Central nervous system includes brain and spinal cord. Yes, so brain and spinal cord जो हमारा central nervous system है सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं उसी पे impact आता है. Okay, so radioactive radiations can penetrate the skin, causing skin cancers और leukemia. Leukemia आपने देखा होगा, whitening, melanin pigmentation जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, या फिर अब है ना कहीं कम होने लगता है और धीरे धीरे स्किन टोन जो है हद से ज़्यादा फेयर होने लगता है. That is also kind of leukemia, एक तरह का skin disease है. The radioactive pollutants created due to explosion enter the body through air and it is difficult to control them. Yes, students, ये जो radioactive pollutants हैं ये explosion की वजह से कभी अगर in contact of air आ जाते हैं and then it gets entered into our body, तो ये students हो सकता है हमें कोई ज़्यादा issue ना दिखाए. Okay, हो सकता है, मैंने कहा ऐसे तो बॉडी में कोई भी चेंजेस होती है तो इफेक्ट दिखाती है, बट इट मे बी अ चांस दैट इट वोंट बी इफेक्टिंग मच टू अस, बट ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा उसका, दैट इज वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इसके इफेक्ट्स चलते रहेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स. ओके, नेक्स्ट इज द रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड इन द सी एंटर्स द बॉडीज ऑफ फिशेस एंड थ्रू देम इट एंटर्स टू द ह्यूमन बॉडी. यस, अगर हमने ये रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में डाल दी, ओके, जो एमिट कर दी, यस, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें जो एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं एंड उनके कंजम्पशन से वो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में भी एंटर करेगी. एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पॉइंट, ये कहीं ना कहीं एक तरह का हार्मफुल इफेक्ट दे रही है. सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हमें याद रखना है तो हम याद रख सकते हैं चेरनोबिल डिजास्टर. यस, आई विल बी टॉकिंग इनटू दैट. लेट्स मूव ऑन टू द प्रीवियस टॉपिक फर्स्ट. द रेडियोएक्टिव पेंट ऑन द वॉच कैन ऑल्सो कॉजेज स्किन कैंसर. यस, बच्चे जिद करते तो हम लोग ले लेते हैं, उससे उनको बहुत मज़ा आता है कि भाई रेडियम वाली घड़ी है, रात को चमकेगी. ओके, भाई रात को चमकेगी, बट इसका इफेक्ट क्या होगा? यस, इट विल बी कॉजिंग कैंसर. ठीक है, तो हम तो ये नहीं चाहेंगे कि भाई हम कोई ऐसी चीज़ ले और हमारे यंग भाई बहन या एल्डर ब्रदर सिस्टर्स या फिर पेरेंट्स या फिर कोई भी उससे इफेक्टेड हो. यस, तो चेरनोबिल डिज़ास्टर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो चेरनोबिल डिज़ास्टर टुक प्लेस, the incident date was 26th April 1986. Yeah, this is the place where the incident took place. and ये incident हुआ किस reactants की वजह से? ग्राफाइट रिएक्टर. ओके, एक ग्राफाइट रिएक्टर जो चेरनोबिल एटॉमिक पावर प्लांट में था, इट गॉट एक्सप्लोडेड. ठीक है, जल गया, ब्लास्ट हो गया. यस, तो इससे हुआ क्या स्टूडेंट्स, एक ऑब्वियसली एक्सप्लोड हुआ मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ एयर के साथ, और उसके आसपास के जितने भी एरियाज़ में स्टूडेंट्स आप देखोगे आज भी, ओके, वहाँ पे ऐसे केसेस हैं बहुत. आज भी थायराइड डिसऑर्डर्स के केसेस वहाँ सबसे ज़्यादा दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया. यस, तो डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे? थायराइड डिसऑर्डर्स इंक्रीज्ड इन चिल्ड्रंस एज वेल एज इन अडल्ट्स. यस, तो काफ़ी ज़्यादा हद तक लोग वहाँ पे इफेक्टेड हैं. एंड स्टूडेंट्स, ये आज की बात नहीं, ये जब से हुआ तब से लेकर आज तक ये चलते आ रहा है. दैट मीन्स कैन यू इमेजिन 86 से लेकर जितने भी जनरेशन्स उसके बाद आए होंगे उन सबको इसने इफ़ेक्ट किया. यस, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का हज़ार्डस इफ़ेक्ट है. यस, तो इसीलिए कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव के जितने ही यूजेस हैं उतने ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. यस, सो वी शुड बी यूजिंग देम कॉशियसली. So moving on to the next topic, that is some chemical substances in day-to-day life. Yes, food color and essence. Yes, food color. Yes, students, जब कभी भी हम cold drinks देखते हैं, burgers, pizzas and so on, those all kinds of junk food, fast food है ना, तो हम बहुत ही attracted हो जाते हैं उनकी तरफ. We get attracted towards it. Fine. क्यों? दिखते बहुत अच्छे हैं, है ना, बर्गर के ऊपर वो मेयोनीज़ का कलर एंड वो चीज़ का लेयर्स एंड टॉपिंग्स एंड ऑल, तो वो हम सब देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं ना. तो हमको लगता है यार इट्स रियली वेरी टेस्टी, इवन दो इट माइट बी टेस्टी. यस, इट इज़ टेस्टी, बट द थिंग इज इट इज़ नॉट हाइजीनिक, इट्स नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, है ना कहीं ये ऑब्वियसली हार्मफुल इफेक्ट देगी ही देगी. ठीक है, सो चलिए देखते हैं कैसे. सो फूड कलर्स आर मिक्सड इन मोस्ट often soft drinks and foodstuffs available in the market. अच्छा, कैसे, कौन से? So these food colors, जो food colors हम यूज़ करते हैं फूड में,
ओके तो ये जो फूड कलर्स हैं स्टूडेंट्स, ये तो आइदर इन पाउडर फॉर्म, जेल या फिर पेस्ट के फॉर्म में आते हैं। कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कि हम आइसक्रीम में ऐड ऑन करते हैं जस्ट टू गिव ऑन, हम बोलते हैं ना कि आई नीड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो वो रेडिश कलर का दे दो, आई नीड पिस्टैचो फ्लेवर्स तो पिस्टैचो ग्रीन कलर का। फाइन, तो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है क्या वो रियल स्ट्रॉबेरी और रियल पिस्टैचो के कलर्स होते हैं? नो नो, obviously they are some essence of certain colors. Yes, so essence are added to ice creams, ice candies, sauces, fruit juices, cold drinks, pickle, jams and jellies. Yes, तो ये जितने भी चीज़ें हम खाते हैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में इनका यूसेजेस होता ही है। जितने भी हम खा रहे हैं ये सब सर्टेन कलर्स एंड एसेंस के एडिशन से बना हुआ है। ओके यस, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए हैं, मस्त रेनबो केक का एक पीस है, फाइन, देन पेस्ट्री है काफ़ी मल्टीपल कलर्स के, यस, देन कुछ आइसक्रीम स्कूप्स भी है यहाँ पे और हमने देखे कि वो कितने कितने कलर्स के होते हैं, यस, डिफरेंट कलर्स। सो फूड कलर्स आर ऑफन फाउंड टू बी एडेड टू पैकेज्ड मीट्स एज वेल। ओके, चिकन और मटन आपको काफ़ी रेडिश चीकी दिख रहे हैं ना, बल्जी रेड फ्लैशी पार्ट, बट स्टूडेंट्स एक्चुअली वो कलर एडेड रहता है उनमें। सो दिस चिली पाउडर, नॉर्मल चिली पाउडर की भी अगर बात करें, घर पे आप मम्मी को पूछिएगा, समटाइम्स यू एंटर इनटू द किचन and you just ask your parents or especially your mom, so she'll give you a better idea about how come this coloring, because वो काफ़ी ज़्यादा experienced है इन मामलों में। she handles our kitchen from day to night 24/7 365 days in a year, तो उनसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल्स तो कोई दे ही नहीं सकता। फाइन, सो चिली पाउडर जो होम मेड चिली पाउडर होगा ना ओरिजिनल, एंड जो मार्केट में जो पैकेज्ड चिली पाउडर होगा उनका कलर डिफरेंशिएट देखिएगा। यस, एंड आजकल तो काफ़ी सारे एड्स भी आ रहे हैं, हाउ कम colors are being added to those things. So chili powder, turmeric, sweets, दिवाली में जो मिठाइयाँ बनती है, yes, even वो काजू कतरी एंड ऑल पे जो सिल्वर फॉयल लगता है वो भी नकली होती है, yes. So and other similar substances as go give them a good color. Okay. तो जितने भी स्टूडेंट्स अब मार्केट्स में अवेलेबल चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, दे आर रियली हार्मफुल टू अस। यस, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पे। यस, सो स्टूडेंट्स, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर की अगर बात करें तो वो हार्मफुल क्यों है? क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी एंड लेड होता है। जो रंग पंचमी होती है ना स्टूडेंट्स, रंग पंचमी में विल बी सीइंग अगेन, अभी तो मैं आपको फिर से एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर से हम देखेंगे ये पॉइंट्स, नो इशू। बट रंग पंचमी में जो रेड कलर हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी होता है, एंड इसी की वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। Okay, so food colors added to pickles, jams and sauces contain small quantity of lead and mercury, and that is the reason why those food colors are really harmful to us. Okay, yes. So regular basis पे खाने वाले को तो और भी प्रॉब्लम है, right? So diseases like ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. Yes, it can affect children due to excessive consumptions of food with added food colors. Yes, students, जो ये भी कोई भी बच्चा ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे खाता है ना, बाहर की चीज़ें खाता है, यस, तो उन्हें ऐसी डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं उनमें। यस, नाउ व्हाट इज़ दैट ADHD? अच्छा, ADHD ये होता है कि भाई मेंटली फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, है ना, एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक, तो ऐसे सारी बीमारियां होती हैं ADHD, राइट। तो ADHD शुरू हो जाएगी अगर हमने ये सब बाहर की चीज़ें खानी बंद नहीं की तो। यस, सो आई वुड इंसिस्ट स्टूडेंट्स कि बाहर की चीज़ों को खाना कम करिए, हो सके तो बंद ही करिए, एंड इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। घर पे एज मच एज पॉसिबल टेल योर मॉम in a loving manner that I need to eat this. If she is capable, she'll definitely get it to you. If she is unable to, she'll try herself to make it for you because you have approached her in a very loving manner. Okay, so I would say that I do such things with my mom. Yes, so जब भी कुछ चाहिए, approach your mom. She'll definitely try very hard to give you the best. So भाई घर पे मम्मी है तो master chef, then why to approach outside? यस, तो स्टूडेंट्स, दूसरी सब्सटेंस की बात करें अगर, केमिकल सब्सटेंस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डाई।
यस, डाई की बात की तो कहीं ना कहीं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही करते हैं, हेयर कलर्स करते हैं ना। यस, कहीं पे थोड़े से स्ट्रिप्स हेयर कलर कर दिए, यस, ग्रे, ब्लू, पिंक, रेड। तो नाउ डेज स्टूडेंट्स दे बालों के कलर्स के तो नाम भी नहीं बहुत सारे जान सकते। यस, ऐसे ऐसे डाइज आने लगे एंड कलर्स बनाते हैं। So students, the colored substances which on applying to an article imparts that color to the article is said to be a dye. Okay, this is proper definition of a dye. जो भी colored substance होगा, हम किसी एक article को apply करते ही वो article वो color जो dye का color होगा वो ले लेगा. Okay, so this was actually being given by the scientist named as William Henry Perkin. Okay, he invented the artificial dye in the year 1856. Yes, and he said that this dye is soluble in water but insoluble in oil. Okay, so he said that artificial dyes जो उन्होंने डिस्कवर किया is differentiated into many types based on their chemical properties and solubility. ठीक है, कुछ dyes जो वाटर में soluble हैं, ऑयल में नहीं, but they might be soluble in organic solvents. हो सकता है कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हो, सिर्फ वाटर में ना हो. सो बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटीज एंड प्रॉपर्टीज दे आर बीइंग कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स फर्दर. सो लेट्स हैव अ लुक इनटू द डाइज यूजेस. दे आर यूज्ड फॉर कलरिंग क्लोथ एंड हेयर. यस, आपने देखा होगा जो हमारे क्लोथ के कलर्स बनते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली डाई करने की वजह से बनते हैं. नॉर्मल कॉटन तो वाइट कलर का होता है. नेक्स्ट इज फ्लोरोसेंट कलर्स आर यूज्ड टू मेक स्ट्रीट बोर्ड्स. इस आपने देखा होगा कभी भी वाइल ड्राइविंग एट नाइट हमें फ्लोरोसेंट बोर्ड्स दिखते हैं साइड्स में. यस, वो क्या करते हैं, डायरेक्शन गाइड करने के लिए. अच्छा, फ्लोरोसेंट कलर्स के ही क्यों होते हैं, क्योंकि वो अंधेरे में चमकते हैं. ओके, सो रात को दिखेंगे हमें अच्छे से, अगर स्ट्रीट लाइट्स ना भी हो तो भी हमें फ्लोरोसेंट स्ट्रीट बोर्ड्स जो अच्छे से देख ही जाते हैं. यस, एंड डाइज आर यूज्ड टू पॉलिश लेदर शूज, पर्सेस एंड चप्पल्स. ऑब्वियसली चप्पल जो लेदर्स के बनते हैं, पर्सेस, शूज़ जो भी लेदर का बनता है उन सबको पॉलिश करने में यूज़ होता है. सो दोज वर द यूजेस. लेट्स मूव ऑन टू द एडवर्स इफेक्ट्स. यस भाई, हर चीज़, एवरी कॉइन हैज़ गॉट टू साइड्स. यूजेस हैं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे. एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोस, कॉन्स एंड सो ऑन. So adverse effects is that dyeing hair can have adverse effects like hair fall, hair damage to the hair texture, burning of skin, adverse effect on eyes. Yes, जब कभी भी आप हेयर डाई करते हो ना स्टूडेंट्स, उस पैकेट पे ध्यान से पढ़िएगा, उसमें लिखा आता है अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आइस. यस, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक इचिंग, कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट, ओके, ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है. फाइन, वो इतनी खतरनाक होती है ना, केमिकली बहुत ही एक्टिव होती है हमारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए. फाइन, अगर ये जो हेयर डाई है हमारे स्किन में लग जाए या हाथों में लग जाए वाइल अप्लाइंग, आपने देखा होगा जल्दी छूटता नहीं है, अभी काफ़ी दिनों तक रहता है. यस, तो काफ़ी दिनों तक रहता है मतलब इसकी जो स्टेनिंग पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके, तो और सबसे पहली बात, जो नेचुरल हेयर कलर एंड हेयर टेक्सचर है, ओके, उसे हम डैमेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी होगा. यस, इम्पैक्ट ये है कि हेयर फॉल एंड हेयर डैमेज ऑफ द टेक्सचर्स. यस, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे हेयर फॉल की वजह से, सॉरी हेयर कलर की वजह से. नेक्स्ट इज लिपस्टिक्स. यस, मेनी गर्ल्स एंड वुमेन्स दे जस्ट अप्लाई लिपस्टिक to which contains a dye named as carmine. Okay, carmine, it can be said in any which ways. So lipstick जो हम अप्लाई करते हैं just for the sake that our lips should good look and we should look good, yes, glamorous and so on. तो स्टूडेंट्स कभी हमने सोचा ही नहीं होगा, है ना, while applying, या फिर हम नहीं लगा रहे या फिर कोई और भी लगाता है घर में तो उसने अप्लाई करते वक्त सोचा नहीं होगा कि इसमें कार्माइन होता है जो कि लिप्स को तो इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये लिपस्टिक जो हम अप्लाई कर रहे हैं लिप्स में वाइल ईटिंग और वाइल टॉकिंग, वाइल स्वॉलोइंग, हम इसको अंदर ले लेते हैं और इससे क्या होगा, स्टमक डिसऑर्डर्स. यस, तो वी हैव नेवर एवर थॉट अबाउट सच थिंग्स विच वी अप्लाई, विच वी यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ. फाइन, सो यस स्टूडेंट्स, इट्स रियली हार्मफुल फॉर अस. नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि मैम हेयर डाई नहीं करना चाहिए, फाइन, हेयर फॉल होते हैं, यस, हेयर टेक्सचर ख़राब होता है, यस, बट अगर हम नेचुरल यूज़ करें तो भी तो प्रॉब्लम है. यस, ऑब्वियसली, है ना भाई, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग, बट
उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो नेचुरल सोर्सेस है दे आर नॉट इंक्रीजिंग ना, वो तो उतने ही है, फाइन। वो इंक्रीज कब होंगे? ऑब्वियसली जब उनका प्लांटेशन का ध्यान रखा जाएगा, और वो तो कोई करता ही नहीं, फाइन। सो एक्सेसिव यूज ऑफ प्लांट्स फॉर मेकिंग नेचुरल डाइज रिजल्ट्स इन डिटोरिएशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, भाई हीना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हीना प्लांट। ओके, हीना प्लांट की अगर बात करें, हीना कलर आपने देखा होगा मेहंदीज एंड ऑल में यूज होता है, बालों में लगाने के लिए यूज़ होता है, फाइन। तो ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ डाइंग एजेंट्स है, फाइन। बट स्टूडेंट्स, ये अगर प्रॉब्लम क्या होगी कि सबको अगर नेचुरल सोर्सेज ही चाहिए, है ना, अगर सब नेचुरल सोर्सेज पे ही जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा डिटोरिएशंस, भाई ख़त्म, एंड। ओके, तो ये भी तो एक तरह का समस्या है ना, यस। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमें यूसेजेस करने। भाई गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विद सच ग्रेट hair colors, then why to destroy it just by sake of looking good? In any which ways, I feel that every child, every person, man or woman, looks great, okay, because the one who has created is the greatest of all. So obviously जो अच्छा है वो अच्छा ही बनाएगा, है ना। आप अच्छे हो, अच्छे ही दिखोगे। So don't try to change your appearances just by getting influenced by someone else. Yes. सो आर्टिफिशियल कलर्स की बात करें अगर स्टूडेंट्स, तो द रेड कलर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, जो रेड कलर हम यूज़ करते हैं रंग पंचमी के टाइम पे, दैट इज़ ड्यूरिंग होली, सो इट इज़ वेरी मच डेंजरस बिकॉज इट कंटेन्स अ हाई प्रपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी इन इट। यस, हाई प्रपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी की वजह से इट कैन कॉज स्किन रैशेज, एज यू कैन सी, है ना, स्किन रैशेज। तो स्टूडेंट्स, ये स्किन रैशेज जो है पहले नहीं थे बट अभी आ गए, यस। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दी रेड कलर। होता है स्टूडेंट्स की जो स्वेट पोर्स होते हैं ना, रेड कलर वो भी ब्लॉक कर देता है, एज यू कैन सी स्वेट पोर, ये देखो रैशेज ऑन हैंड्स, एग्जाम्पल्स लिए मैंने यहाँ पे, रेडनेस दिखेंगे आपको यहाँ पे, यस यहाँ पे, राइट। सो ये क्या कर रहा है? काफ़ी एडवर्स इफेक्ट है, कहाँ है जब, तो ऑब्वियसली है ही। सो दिस पोसेसेस रिस्क लाइक ब्लाइंडनेस, आंखों पे गया तो ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, एस्थमा, itching of skin, permanent blocking of sweat pores, permanent blocking of sweat pores. yes, तो ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन मेथड है स्टूडेंट, स्वेटिंग। बट अगर ये भी बंद हो गया तो ऑब्वियसली इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बॉडी पे। ओके, सो वी शुड सी टू इट दैट कि हम कोई भी चीज़ यूज़ करते वक्त इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, उन बातों को सोच ले पहले, right? So therefore it is necessary that artificial colors should be used cautiously, right? yes, तो next time जब हम use करेंगे as in colors during Holi या फिर food colors for making any kind of food stuffs या फिर dyeing agents, we'll see to its adverse factors, adverse effects first, and then we'll be proceeding with that. yes, अब आया main hero, that is body deodorants. स्टूडेंट्स, ये जो डिओड्रेंट्स हैं, यस, माय गॉड स्टूडेंट्स, ऐसा डिओड्रेंट्स लगा के आते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, एज ऑफ लाइक इफ यू जस्ट पास इवन 2 feet अवे, स्टिल यू कैन स्मेल द परफ्यूम। यस, काफ़ी हाई डिओड्रेंट्स काफ़ी हाई रहते हैं, उनके परफ्यूम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स, ये लगाने का रीज़न impression no, it's not so. It's just that the body odor caused by the bacterial decompositions of the sweat, उसको kill करने के लिए। okay, fine, तो क्या हम ऐसा ही करते हैं? yes, a deodorant is used to prevent this odor and we apply those deodorants just for the sake of controlling the bad odor of our sweat, fine. so students, but problem ये होती है कि अगर हम कोई भी चीज़ डे टू डे लाइफ में लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि रिज़ल्ट हमें तभी नहीं पता चलता, बट जब हम लॉन्ग रन के लिए यूज़ करते हैं ना, ऑब्वियसली उसका एक एडवर्स इफेक्ट होता ही है। ठीक है, कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, यस, तो क्या एडवर्स इफेक्ट है? बिकॉज डिओड्रेंट्स contain parabens which is made up of methyl, ethyl, propyl, benzyl and butyl. Okay, and it also contains large proportions of alcohol. yes, so aluminum compounds and silicas are also used. तो जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम मार्केट में जाओगे या फिर अगर आपके पास अभी फ़िलहाल घर पे तो होगा ही, जस्ट ओपन द पैक्स एंड जस्ट चेक इट आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उन सब में इनमें से 90% चीज़ें अवेलेबल होंगी। यस, तो स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ों को हम
ऐसी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। यस, तो जैसे आर्टिफिशियल कलर्स में हमने देखा कि वो स्वेट पोर्स को ब्लॉक कर रहा है, वैसे यहाँ पे भी कुछ एडवर्स इफेक्ट्स है क्या? यस है। एंड व्हाट आर दे? अच्छा, बिफोर दैट वी विल जस्ट लिस्ट इट आउट फ्यू टाइप्स ऑफ डिओड्रेंट्स। ऑर्डिनरी डिओड्रेंट ordinary deo क्या करता है? Ordinary deodorant contains a smaller proportion of aluminum and it decreases the odor of the sweat, whereas antiperspirant deo क्या करता है? जो हमारी बॉडी स्वेट कर रही है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं तो वो हेल्प करेगा एंटीपर्स्पिरेंट डिओ कि हम ज़्यादा स्वेट ना करें, राइट। सो इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 15% ऑफ क्लोराल्डिहाइड्स। ठीक है, इट क्लॉग्स द स्वेट पोर्स ऑन द स्किन। इट क्या करता है? क्लॉग मतलब थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब अगर एंटीपर्स्पिरेंट डिओ से भी बात नहीं बनी और फिर भी एक्सेसिव स्वेटिंग चालू है एंड बॉडी ऑडर मतलब बहुत स्टिंकी स्मेल भी आता है, द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट इज लाइक ओ माय गॉड। ओके, सो इफ दिस इज द कंडीशन देन देयर इज अ क्लिनिकल डिओ, a category named clinical deo, and this deo helps people who sweat heavily and its harmful effect on the skin। भाई जो पर्सन काफ़ी heavily sweat कर रहा है ऑब्वियसली उस स्वेट का उस पर्सन के स्किन पे भी एक एडवर्स इफेक्ट होगा, तो ऐसा ना हो इसीलिए क्लिनिकल डिओ यूज़ किए जाते हैं। नाउ दिस क्लिनिकल डिओ इज मेंट फॉर सच पीपल विच कंटेन्स 20 to 25% ऑफ एल्यूमिनियम इन इट एंड इट इज़ यूज्ड स्पेशली ड्यूरिंग दी नाइट। यस, क्लिनिकल डिओ है ना भाई, अपना काम करेगी बॉडी पे। यस, तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिओड्रेंट्स की अगर हम बात करें, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिओड्रेंट सबसे पहला है कि भाई एल्यूमिनियम। यस, उसमें एल्यूमिनियम होता है, तो द जर्कोनियम कंपाउंड्स आर द मोस्ट हार्मफुल केमिकल्स। Aluminium zirconium compounds are the most harmful chemicals in the deodorants, and the disorders are like headache. Students, I'll tell you my personal experiences. I never ever use deos, or those who ever uses deo in my family as well on some special occasions and all, I start getting headache because of that. Yes, तो मेरे घर पे भी कोई यूज़ नहीं करता because of me, because they care about me. Yes, so disorders like headache, asthma, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हार्ट डिजीजेज आर लाइकली टू अकर विदाउट आवर नॉलेज। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स, अगर हम डीओ चेंज करते हैं तो भी हमारे वो स्मेल की वजह से, वो फ्रेगरेंस की वजह से हो सकता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो एंड उसके वजह से भी हेडेक या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमें शुरू हो जाते हैं, बट दैट इज़ अगेन अननोटिस्ड बाय अस, है ना। हम सोचते हैं कि भाई ये नॉर्मल है, कुछ और रीजंस होंगे एंड सो ऑन। सो हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। भाई कभी कॉस्मेटिक्स की वजह से या कभी डीओ की वजह से ऐसे कोई हार्मफुल प्रॉब्लम्स हो सकती है, वी नेवर एवर थिंक ऑफ, है ना। आर माइंड इज एक्चुअली गिविंग अ सिग्नल, our body is giving us signal but we just ignore it. So ignorance actually leads to a various further problems. So there is a possibility of various skin disorders and also skin cancers due to the continuous usages of aluminium chloraldehydes. Yes, तो हमें देखना चाहिए कि हम इन चीज़ों को डे टू डे लाइफ से थोड़ा कम ही कर दें एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करिएगा। पूरा बंद करना, आई नो दैट इज़ रियली वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल पीपल दोज हु आर एक्चुअली इनटू सच थिंग्स। वो डीओ लगाए बगैर बाहर नहीं जाना, ओके। हेयर डाई नहीं किया हफ्ते में तो एज ऑफ लाइक समथिंग इज मिस्ड। तो ये सब चीज़ें कुछ बच्चों की आदत रहती है। सो एज आई टोल्ड यू, आई एम इंसिस्टिंग यू अगेन एंड अगेन कि भाई इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करिएगा। लॉन्ग रन में ये काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स दे सकती है। सो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, और अगर आपने नहीं शुरू किया है तो आई वुड से दैट यू ऑल आर लकी फेलोज दैट आपने इन सब चीज़ों की आदत नहीं डाली, बिकॉज आपको पता चल गया कि इन सब का काफ़ी कितना एडवर्स इफेक्ट्स हैं और आप सबको बता सकते हो कि भाई दैट्स द रीज़न आई एम नॉट यूजिंग इट। सो अगेन दैट विल बी क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन। यस, सो टेफ्लॉन की अगर बात करें, यस टेफ्लॉन स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ पहले। टेफ्लॉन मटीरियल्स जो है जैसे हम किचन में देखते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर्स, कुकर, पैन एंड सो ऑन, है ना, तो जिसमें चिपकता नहीं है खाना, कढ़ाई वगैरह, तो आजकल तो सब नॉन स्टिक के आने लगे हैं। यस, इवन गाड़ियों की जो कोटिंग होती है वो भी टेफ्लॉन कोटिंग होती है। फाइन, आजकल जो वॉल्स आ गए हैं वो भी टेफ्लॉन कोटेड पेंटिंग वॉल्स आ गए हैं। यस भाई, कुछ दाग धब्बे लगे, एडवर्टाइजमेंट्स देखा होगा ना, नोवालैक, नेरोलैक एंड
एशियन पेंट्स, ऐसे काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इन चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं, टेफ्लॉन कोटेड पेंटिंग वॉल्स। यस, तो क्या होगा कि भाई कोई दाग धब्बे लगे तो उसे जस्ट वाइप आउट कर दो, क्लीन हो गया फिर से। यस, तो ये इसकी जो डिस्कवरी है ये ऑलरेडी 1938 में हो चुकी है। ओके, करने वाला है जॉय प्लंकेट, सॉरी रॉय जे प्लंकेट। इट्स केमिकल नेम इज polytetrafluoroethene, polytetrafluoroethene. It is C2F4 n times. N is for polytetrafluoro is F4 and ethene is C2. Okay, polytetrafluoroethene. Sorry. Teflon is used for coating cooking utensils and industrial equipments to avoid sticking. Yes, तो गाड़ियों पे भी देखा होगा स्टूडेंट्स आपने, काफ़ी दिनों से अगर हमने उसको बंद रखा है, डस्ट जम गया, फिर भी उसको क्लीन करना कितना इजी होता है। सो इट इज़ द पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। देखा हमने कि वो किस तरह पॉलीमर है ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। यस, कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी अगर बात करें स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन। जैसे बारिश, गाड़ी अगर हमारी बाहर खड़ी है, आइदर इट कैन बी अ 2 व्हीलर और इट कैन बी अ 4 व्हीलर, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कोई भी हो, ऐसा तो नहीं है कि भाई बारिश में जंग लग गया, नहीं, अगर अच्छे से टेफ्लॉन कोटेड है तो जंग नहीं लगेगी। यस, तो मतलब बारिश, समर, विंटर का कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके आउटर सरफेस पे, दैट इज ऑन टेफ्लॉन कोटेड सरफेसेस। सो नाइदर वाटर नॉर ऑयल विल स्टिक टू टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स। यस, ना पानी ना तेल चिपकेगा, भाई अगर कोई चिपकेगा ही नहीं तो कोई रहेगा नहीं। यस, सो हाई टेम्परेचर्स डू नॉट इफेक्ट टेफ्लॉन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेल्सियस। भाई वो मेल्ट भी नहीं हो सकता बिकॉज 327 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर तो सर्वाइव करना ही मुश्किल है, तो भाई टेफ्लॉन कैसे मेल्ट होगा, है ना। नेक्स्ट इज टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स आर ईजी टू क्लीन। एज आई टोल्ड यू, भाई गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, कितना भी डस्ट जमे उस पर जल्दी से निकल जाती है। फाइन, जो किचन में कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं नॉन स्टिक हैं, तो उसमें खाना जलने का तो सवाल ही नहीं आता और उसे क्लीन करना भी कितना ईजी हो जाता है। यस, सो दैट्स द रीज़न आई हैव टेकन द पिक्चर ऑफ अ नॉन स्टिक पैन। ओके, देखिएगा कि किस तरह कलर नॉन स्टिक पैन कलर्ड है। द टेफ्लॉन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर टेफ्लॉन क्लैडेड वायर्स and parts are used in high technology electronic instruments, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फाइन, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक किचन वेयर्स एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। द कलर्ड मेटल शीट्स ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स आर गिवन a teflon coating to protect them from damage due to high temperature and rain। ये भी हमने देख लिया। यस, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट एक नॉर्मल वॉल का। ओके, नॉर्मल वॉल और टेफ्लॉन कोटेड वॉल। टेफ्लॉन कोटेड वॉल में क्या होगा, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेफ्लॉन कोटेड वॉल्स में क्या होगा कि कोई भी दाग धब्बे वगैरह कुछ लगेंगे, कुछ लग गया, जैसे होली का हाथ का कलर, हम हाथ हमारा पूरा कलर्स लगा हुआ है और हमने वो दीवार पे लगा दी, तो उसे जस्ट क्लीन कर दिया वेट क्लॉथ से, इट इज़ एज न्यू एज अगैन। ओके, तो ये होता है टेफ्लॉन कोटिंग का फ़ायदा। यस, तो स्टूडेंट्स वी हैव ऑलमोस्ट रीच एंड टू आवर टॉपिक दैट इज़ पाउडर कोटिंग। इसमें है काफ़ी सारे 1-2 पॉइंट्स हैं। और पाउडर कोटिंग की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो पाउडर कोटिंग क्यों किया जाता है? टेफ्लॉन भी तो कर सकते हैं। भाई टेफ्लॉन कैसा है कि हैवी ड्यूटी मटेरियल्स जो होते हैं उनमें टेफ्लॉन कोटिंग के साथ, टेफ्लॉन कोटिंग के अलावा पाउडर कोटिंग किया जाता है। ओके, अच्छा, पाउडर कोटिंग इज़ व्हाट ऑल अबाउट? सी, पाउडर कोटिंग इज़ a method of applying a layer harder on the surface of an iron object to prevent rusting. Yes, किस लिए? To prevent rusting. Yes, तो रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए स्टूडेंट्स हम ये सब कर रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल जो भी हमारा आयन इंस्ट्रूमेंट होगा उसे हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ पाउडर्स, उसे हम पार्टिकल ऑफ पाउडर से कोट कर देते हैं। अच्छा, पार्टिकल ऑफ पाउडर से कोट करना इजी है कि भाई पाउडर्स उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, इट्स नॉट सो। भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसलिए व्हाट वी डू इज वी जस्ट चार्ज द पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर्ड आर गिवन एन electrostatic charge due to which a uniform layer of the powder stick to the metal surfaces. Okay, uniformly
स्प्रेड होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो ये पार्शियलिटी हो जाएगी। देन द ऑब्जेक्ट इज हीटेड इन द ओवन अलॉन्ग विद दी कोटिंग। जो ऑब्जेक्ट है हमने जिसके ऊपर पाउडर कोटिंग दी थी उसे क्या किया हमने, हीट आउट कर दिया। यस, तो क्या हो गया, अभी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अच्छे से उस पर मेल्ट होके स्प्रेड हो जाएगी। यस, तो ऐसे ही होता है कुछ, जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स को हैवी ड्यूटी एलिमेंट्स जैसे जेसीबी एंड ऑल होती है फॉर विच इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए है तो उसमें धूल, मिट्टी, सीमेंट, डस्ट कितना लगेगा, है ना। तो अगर ऐसे ही मशीन्स ख़राब होते रही तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि द वन हु इज़ एक्चुअली लुकिंग आफ्टर द कंस्ट्रक्शन वर्क विल हैव टू परचेज अनदर वन। तो ऐसा ना हो, इसलिए वो हैवी ड्यूटी मेंबर्स जो होते हैं, सॉरी गाड़ियाँ जो होती हैं, उन्हें हमें ऐसे कोट करके बनाया जाता है ताकि वो जल्दी ख़राब नहीं हो, राइट, वरना लोग खरीदेंगे कैसे, राइट। अच्छा, हैवी ड्यूटी जो व्हीकल्स होती हैं इन सब चीज़ों के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन, वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो उनका शेल्फ लाइफ भी तो मेंटेन करना पड़ता है उतना। दैट इज़ शेल्फ लाइफ मेंटेन करने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, सो द पाउडर कोटिंग इज़ हाईली ड्यूरेबल, हार्ड एंड अट्रैक्टिव। यस, आपने देखा होगा जेसीबी बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, हमें अट्रैक्ट नहीं करती, इस करती है भाई, बट हमें उससे क्या लेना देना, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट, इजंट इट। यस, नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग। यस, एनोडाइजिंग कहीं ना कहीं एनोड से रिलेटेड है क्या? यस, एनोड से रिलेटेड है भाई। देखा होगा ना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एनोड एंड कैथोड, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। यस, तो वही काम हो रही है भाई, एनोडाइजिंग इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। फाइन, सो नेचुरली या अगर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम के ऊपर नेचुरली अपने आप ही एक लेयर बन जाती है, दैट इज विद द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हमने उसे स्टोर करके नया लाया, यूज़ किया, थोड़ा यूज़ करने के बाद ही उसका कलर चेंज, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही कॉन्टैक्ट में आया कलर चेंज। फाइन, अच्छा किस लिए, कैसे भाई? दैट इज़ बिकॉज ऑफ एनोडाइजिंग। जैसे ही हमने वाटर के साथ उस एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्ट किया, कुछ काम किया उसके साथ, कोई वेसल यूटेंसिल ही ले लीजिए, मम्मी ने कुछ यूटेंसिल लाया कुछ ओकेजन के लिए, गणपति पूजा और वॉट एवर इट में भी, तो उसको यूज़ करती है और यूज़ करने के थोड़े दिन बाद देखोगे उसकी चमक चली जाती है, एक ब्लैकिश, थोड़ा सा ब्लैकिश ऑक्साइड लेयर जैसा बन जाता है। फाइन, अच्छा डाइल्यूट एसिड, एक और एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं। डाइल्यूट एसिड इज टेकन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, उसके अंदर हमने डाइल्यूट एसिड डाल दी एंड द एल्यूमिनियम इज डिप्ड इन इट एज ऑफ एनोड। यस, एनोड की तरह डाला तो होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, जितने भी ऑक्सीजन हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन अकर्स एंड अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यस, जितने भी ऑक्सीजन है सब एल्यूमिनियम की तरफ आ जाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम एनोड की तरह रिएक्ट करेगा, दैट इज दी आयन आर्टिकल। ओके, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन अकर्स एंड अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, hydrated aluminum oxide is formed on the anode, okay, and that is anode जो कि है एक तरह का ion article। yes, so this is all about anodizing। the layer जो कि हमने बनाया with the help of this reaction can be made attractive by adding colors while the process of electrolysis के वक्त ही हम अगर उसमें कुछ स्टेनिंग एजेंट्स डाल दें, ओके, तो क्या हो जाएगा, जो भी हमने कलर डाला है जैसे ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ब्लू, whatever the color is required by the person, he can just add on to it during the process of electrolysis। yes, next is ceramics। yes, ceramics पे देखा होगा हमने काफ़ी सारे मूवीज़ एंड ऑल में, राजा महाराजाओं के महलों में ऐसे बहुत सारे सेरामिक आर्टिकल्स, अट्रैक्टिव एंड बहुत ही आइकॉनिक पीसेस होते हैं उनके पास। yes, बहुत महंगे होते हैं। yes, तो वो तो सिर्फ एक डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए है। So ceramic is a heat resistant substance formed by kneading an inorganic substance in water, okay, inorganic substance in water and then shaping it and hardening it by heating, okay, and shaping and hardening। भाई क्या हो गया कि what we did, we just took some inorganic substances for which ceramic is being formed from which, okay, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद वाटर, क्या किया, वी स्टार्टेड नीडिंग इट, अच्छे से मिक्सअप कर दिया एंड वी गेव इट अ पर्टिकुलर शेप टू इट एंड आफ्टर शेपिंग ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी हीटेड जस्ट टू गेट द शेप परमानेंट। ओके, सो
हीटिंग से क्या हो गया, शेप परमानेंट हो गया। जैसे पॉटर्स मटके बनाते हैं, यस, जो भी आर्टिकल्स हैं मिट्टी से बनाते हैं, मिट्टी से बनाने के बाद उसे ड्राइंग के लिए रखते हैं एंड देन दे टेक इट आउट फॉर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग इट अप क्या हो जाता है, उसे एक पक्का शेप मिल जाता है। यस, तो वैसे ऐसा ही कुछ है। पॉट्स मेड बाय पॉटर, मैंगलोर रूफिंग टाइल्स, यस रूफिंग टाइल्स देखा होगा। कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स, ऐसे ही होता है ना, गीली मिट्टी से बनाया जाता है और फिर उसे जो बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं, ओवन्स, जैसे आग की भट्टी कहते हैं, ओके, उसे वहाँ पे हीट आउट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ब्रिक कंस्ट्रक्शन ब्रिक फैक्ट्री अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल जस्ट हैव अ लुक। अगर नहीं देखा है तो आई विल से दैट कि एक बार गूगल कर लीजिएगा अच्छे से, गूगल बाबा की जय हो, सो ही कैन गिव आंसर्स टू एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। यस, तो जो चीज़ें हमें नहीं पता होती गूगल कर लेना बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स। Next is pottery, terracotta articles, etc. are some of the common examples of the ceramic articles that we see around. Yes, तो सिर्फ इतना ही है क्या? नहीं भाई, ceramic articles के तो काफ़ी कैटेगरीज हैं, जैसे पोर्सिलेन, बोन चाइना, एडवांस्ड सेरामिक्स एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें पोर्सिलेन की, पोर्सिलेन जो कि हार्ड है, ट्रांसलूसेंट एंड वाइट कलर की होती है। यस स्टूडेंट्स, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट टू ऑल सॉर्ट ऑफ विजिबल लाइट्स। यस, तो हार्ड है, विजिबल टू लाइट है और वाइट इन कलर है। इज मेड अप ऑफ ग्लास, ग्रेनाइट एंड अदर मिनरल्स, ओके, नीडेड अलॉन्ग विद वाटर। यस, अलॉन्ग विद वाटर उसे यूज शेप दिया, आफ्टर नीडिंग इट has been given particular shapes and again उसे हीट किया गया, but the temperature here will be a bit higher than that of the normal ceramics or normal potters what they do for giving a particular shapes to their pots, that is almost around within a range of 1200 to 1400 degree Celsius। and उसके बाद जो compound मिलेगा that will be our porcelain material। and one more thing, that is porcelain is made up of kaolin clay, that is China, found in China। ठीक है, चाइना का प्रोडक्ट है भाई kaolin, KAO, I'll just write it here, it is made up of kaolin clay which is found in China। yes, Chinese माल है। नेक्स्ट इज बोन चाइना। बोन चाइना की अगर बात करें स्टूडेंट्स, बोन चाइना, ठीक है, बोन चाइना which is made up of ashes of animal bones। yes, तो those who are really फॉलोइंग वेगन कल्चर वो तो इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाएंगे फिर। यस, तो एनिमल्स के बोन्स का एशेस से बना है स्टूडेंट्स, तो सो क्रूअल। यस, तो बोन चाइना एक्सपेंसिव भी होता है एंड हार्ड भी होता है पोर्सिलेन से। यस, पोर्सिलेन मटेरियल से हार्ड होता है बोन चाइना। एंड पोर्सिलेन स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरी पर्पसेस। लेबोरेटरी में आपको कोई भी आयोडीन टेस्ट, आयोडीन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पोर्सिलेन डिश जो है वो यूज़ होता है। फाइन, वेयरएज बोन चाइना ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट इज एडवांस्ड सेरामिक्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, एडवांस्ड सेरामिक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे ऑक्साइड्स of alumina, of silica and carbide, silicon carbides and so on, ऐसे combinations में use किए जाते हैं products, okay, instead of clay, मतलब clay की जगह oxides of alumina, silica and so on plus carbides of silicon and so on use किए जाते हैं in a proper combinations and उसे heat out किया जाता है almost more than around a temperature of 1800 degrees Celsius। yes, सिरामिक का फ़ायदा ये है स्टूडेंट्स कि वो ना ही किसी क्ले, ऐसा क्ले जो चाइना में अवेलेबल है, नाइदर फ्रॉम एशेस ऑफ बोन से बनता है, इट इज़ जस्ट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। यस, सो ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड कंपाउंड से बना है। यस, तो बोन चाइना, पोर्सिलेन, एडवांस्ड सेरामिक्स, I have given you a better idea about it। So with this we have completed ceramics as well, and along with this we have also completed our session 2 for chapter that is substances in common use for class 9। yes, so students, hope so you have got a better idea about the substances in our day-to-day life use and what are the adverse effects as well as the usefulness of those compounds। So students, if you have really liked our explanations, if you really liked our presentations and concept explanation culture, then you definitely like our videos and do subscribe our channel for the notifications of more upcoming videos। So thank you so much students, thank you so much from Sabat Academy।